हेलो बच्चों। कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। क्लास 12 के अंदर ना क्या होता है कि रिलेशन एंड फंक्शन दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहां पर जिनको समझने में अपने को दिक्कत होती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रिलेशन को ही समझने वाले हैं और जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें बेटा दूर कर देंगे आज। बस आप वीडियो में ना स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक बने रहे ना, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। बट आपको ना स्टार्टिंग से यार आखिर तक बने रहना पड़ेगा बेटा। अगर आप बन गए देन आप जब चैप्टर ये खत्म करके उठोगे ना, तब आप बोलोगे कि हाँ सर समझ तो आया, रिलेशन समझ आया, आज बहुत बढ़िया समझ आया। ठीक है, तो आपको बस बने रहना है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला टॉपिक समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर। भैया ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक है बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर दिखते कैसे हैं। देखो, ऐसे मैंने करके ना ऐसे ओपन ब्रैकेट टाइप का बना लिया है ये। ठीक है, ऐसे मैंने करके ओपन ब्रैकेट टाइप का बना लिया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो एलिमेंट डाल रहा हूँ, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। तो ये जो दिख रहा है ओपन ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट है ए और बी बेटा। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओपी लिख दे रहा हूं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि इनकी जो पोजीशन होती है ना वो मैटर करती है। यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इनकी पोजीशन क्या करती है, मैटर करती है। जैसे बताता हूं आपको मैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ऑर्डर्ड पेयर का एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया यहां पर 1,2, 1,2 लिया। एक ऑर्डर्ड पेयर बी लिया बेटा 2,1 लिया। तो देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये ऑर्डर्ड पेयर है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो ओपन ब्रैकेट में है, ओपन ब्रैकेट दिखा, ऊपर से दो एलिमेंट है 1 2, और यहाँ पर भी दो एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 1, तो हाँ ये ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? आर दे इक्वल? ये सवाल मेरे मन में आया कि आर दे इक्वल, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? तो अब इसका जवाब बेटा देखो क्या है, इसका जवाब सुनना बेटा। अगर तुम देखोगे कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर ए है उसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है, और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बी उसके अंदर भी एलिमेंट 1 और 2 है। दोनों में एलिमेंट सेम है। अगर कोई बोले कि दोनों में एलिमेंट कैसे हैं, तो मैं कहूंगा कि यार दोनों में एलिमेंट तो यार सेम है। बिल्कुल सही बात है, दोनों में एलिमेंट सेम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा बेटा, ये बताओ क्या दोनों में जो एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या दोनों में एलिमेंट की पोजीशन सेम है? अगर आप ऑर्डर्ड पेयर ए में देखोगे तो 1 पहले नंबर पे आ रहा है, और अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बी में देखोगे तो 1 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो पोजीशन अलग अलग है। और ये ध्यान रखना भैया, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को तुम इक्वल कहना चाहते हो, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को तुम इक्वल कहना चाहते हो, तो पहला तो एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो यहां पर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर नॉट सेम मतलब यार एलिमेंट का ऑर्डर सेम नहीं है। इस वजह से ये जो ए ऑर्डर्ड पेयर और जो बी ऑर्डर्ड पेयर है ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहां से एक चीज पता लगती है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को आपको इक्वल बोलना है, तो एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एलिमेंट की पोजीशन भी मैटर करती है। ये बात आपको बेटा दिमाग में फीड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भैया इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अपने को ना बेटा बेसिक टर्म्स को समझना है। इक्वेलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो देखो डेफिनेशन पहले लिखता हूं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1
B1 and A2 comma B2 are said to be equal if देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट बराबर हो जाए। मतलब A1 A2 के बराबर हो जाए और B1 B2 के बराबर हो जाए, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इफ A1 equals to A2 and B1 equals to B2, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं बेटा। अब इस पे एक सवाल ले लेते हैं। देखो इंग्लिश ना थोड़ा इधर उधर हो सकती है, उसको समझ लेना, ठीक है, क्वेश्चन लिखते वक्त। अब मैथ्स में क्या है, इंग्लिश का काम है यार, ठीक है। इफ x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई बराबर बेटा मान लो दे रखा है 2,4, फाइंड x एंड y। अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। पहला ऑर्डर्ड पेयर ये देखो, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें एलिमेंट है x प्लस वाई और x माइनस वाई। जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है एलिमेंट है 2 और 4, दोनों इक्वल दे रखे हैं। देखो अपने को प्रूव नहीं करना है, यहाँ अपने को ये प्रूव नहीं करना है कि भैया चलो प्रूव करते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होंगे, ये सब कुछ नहीं बताना, दे रखा है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखा है। तो हम फिर कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ by definition of equality of ordered pair, by definition of equality of ordered pair, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर उसका पहला एलिमेंट, जैसे यहां पर x प्लस वाई जो है यार 2 के बराबर हो जाएगा और x माइनस वाई बेटा 4 के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही तो डेफिनेशन बोलती है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कि देखो पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, यहां पर भी पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। इसी तरह यहां पर पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और यहां पर भी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। डेफिनेशन ये बोलती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा अगर ऐड करेंगे, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 से 6 कट जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं पहले में पुट कर देता हूँ x प्लस वाई बराबर 2, तो x की वैल्यू भैया 3 रखो, 3 प्लस वाई बराबर 2। तो y की वैल्यू आ गई भैया 2 माइनस 3, y की वैल्यू -1। ये x और y निकल आया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। तो भैया अभी हमने क्या सीखा, पहले तो सीखा ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दूसरा सीखा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है। अब तीसरा टर्म आएगा, ठीक है। तीसरा टर्म है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब भैया मैं पहले ना आपको मतलब बताऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है। अभी देखो बेटा, हम लोग ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई बोले 2 इंटू 3 क्या होगा, अभी सब बोलोगे कि 6 होगा। ये बचपन सीख रखा है कि हाँ यार नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि यार x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे ना सर एक्स क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई कराना अपने को आता है। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। बेटा कोई बोले ना आपसे कि यार जरा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जरा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना, आप बोलोगे सर हाँ मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपसे कोई बोले कि बेटा जरा वेक्टर को मल्टीप्लाई कराना, समझ रहे हो ना, आपसे कोई बोले कि आप जरा वेक्टर को मल्टीप्लाई कराना, आप कहोगे हाँ ए वेक्टर को हम बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डॉट और क्रॉस निकलता है तो मान लो डॉट निकाल दिया, ठीक है। तो इतनी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन अगर आप दो सेट को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप दो सेट को मल्टीप्लाई करते हो तो दो सेट के मल्टीप्लीकेशन को ही नाम दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कोई पूछ ले कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है दो सेट के बीच का मल्टीप्लीकेशन बेटा। अब इसको सिखाता हूं मैं। हम क्या करते हैं, यहां पर दो सेट ले लेते हैं। लेट
ए सेट बेटा जिसके अंदर एलिमेंट मान लेता हूँ, ए नहीं लेता हूँ यार, ए सेट नहीं लेता हूँ, हटाओ ए सेट नहीं, लेट करता हूँ पी सेट। पी सेट के अंदर एलिमेंट मान लेता हूँ 1, 2 एंड बेटा क्यू सेट मान लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट मान लेता हूँ 3, 4। अब मैं चाहता हूं कि ये जो P और Q सेट है इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए, मतलब इन दोनों सेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन कराया जाए। इन दोनों सेट के बीच में क्या कराया जाए बेटा? मल्टीप्लीकेशन कराया जाए। तो मैं क्या करता हूं कि भाई एक सेट मैंने यहां पर लिखा A, सॉरी क्या गलत बोल रहा हूं, P मान रखा हूं, तो एक सेट मैंने P लिखा और एक सेट मैंने Q लिखा। P में एलिमेंट है 1, 2 और Q में एलिमेंट है 3, 4। अच्छा एक और बात बता दूं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक सेट P है एक सेट Q है, इनके बीच में लगा दो क्रॉस, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही बेटा क्या होता है? यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे लगता है यहां तक तो भाई बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बताता हूं भाई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखो ये P क्रॉस Q, ये सिंबल है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? देखो जैसे सेट P में जितने एलिमेंट हैं, सेट P में जितने एलिमेंट हैं सबको सेट Q के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना। फॉर एग्जाम्पल सेट P का पहला एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई सेट Q के हर एक एलिमेंट से होना चाहिए। देखो सेट P का पहला एलिमेंट P है, मैंने P का मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। अब क्या Q में कोई एलिमेंट बचा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बचा है, 4 बचा है। मैं कहूंगा भाई एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करा दो। तो आपने क्या किया कि सेट P का जो पहला एलिमेंट था सेट Q के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब लिखूंगा कैसे ये भी देख लेते हैं। तो भैया P क्रॉस Q हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? P क्रॉस Q, करली ब्रैकेट बना लो। 1 का मल्टीप्लाई किससे किया है? 3 से, तो 1, 3 पहला ऑर्डर्ड पेयर आया। फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे किया? 4 से, तो 1, 4 बेटा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब देखो अब क्या है, सेट P में एक एलिमेंट 2 बचा हुआ है। अब 2 का भी ना बेटा सेट Q के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से, अभी सेट Q में कोई एलिमेंट बचा है? हाँ 4 बचा है, तो भैया 2 का 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम कहेंगे भाई करा दिया हमने मल्टीप्लाई, हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया। अब बताओ क्या सेट P में कोई एलिमेंट खाली बचा है या फिर सेट Q में कोई एलिमेंट खाली बचा है? हमने ना सेट P के हर एक एलिमेंट को सेट Q के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचा नहीं है तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां से कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिनको आपको बेटा लिखना तो पड़ेगा। तो यहां से कुछ बातें नोट करते हैं। अच्छा देखो नोट, रुको रुको नोट भाई रुक जाओ, इतनी जल्दी नोट क्यों करवाना है बेटा? जैसे P क्रॉस Q निकाले हो ना उसी तरीके से Q क्रॉस P भी निकाल दो। Q क्रॉस P, अब Q क्रॉस P का मतलब है जैसे P से Q को मल्टीप्लाई कराया वैसे ही Q से P को मल्टीप्लाई करो। जैसे P को Q से मल्टीप्लाई कर दिया है वैसे ही Q को P से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर ना मार्कर का कलर अलग ले लेते हैं। हाँ, अब Q से P में जाना है। अब बेटा कैसे जाना है? Q से P में जाना है, तो Q का पहला एलिमेंट क्या है? अरे भैया Q का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 को पहले बेटा 1 से करो मल्टीप्लाई। तो मैंने ना 3 को 1 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर मैं कहूंगा बेटा 3 को अभी ना 2 से भी करो मल्टीप्लाई। मतलब सेट P की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। Q का जो एलिमेंट है Q के हर एक एलिमेंट को सेट P के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 को 1 से किया तो फिर 3 को 2 से कर दिया। इसी तरीके से बेटा अब ना 4 को मल्टीप्लाई करा दो। देखो जब 4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 4 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो भैया 4 को
1 से मल्टीप्लाई कराया और 4 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कराया। मुझे लग रहा है यार ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ें मैंने क्यों लिखवाई है, यहाँ से कुछ मैं नोट आपको समझाऊँगा। देखो, नोट लिखवाऊँगा, नोट नंबर 1 यहाँ पर हम लिखेंगे। बेटा ये बताओ, सेट सेट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q बोलूँगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1,3 है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1,4 है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,3 है, चौथा ऑर्डर्ड पेयर 2,4 है। तो P क्रॉस Q में देखा, देन Q क्रॉस P में देखो। अब Q क्रॉस P में देखोगे तो 3,1, 3,2, 4,1, 4,2। मुझे एक बात बताओ, क्या 1,3 और 3,1 बराबर है, इक्वल है? ये दोनों तो अलग चीजें हुई ना। इसी तरह क्या 1,4 और 4,1 इक्वल चीज है? ये भी अलग चीजें हुई। 2,3 और क्या 3,2 बराबर चीजें हैं? नहीं, इक्वल चीजें नहीं, ये भी अलग चीजें हुई बेटा। इसी तरह 2,4 और 4,2 क्या सेम चीजें हैं? ये भी सेम चीजें नहीं, ये भी अलग हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P में अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, सेम नहीं है, सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होने की वजह से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि जो P क्रॉस Q है वो बराबर नहीं होगा Q क्रॉस P के। सही है, जो P क्रॉस Q है वो Q क्रॉस P के बराबर नहीं होगा। लेकिन बेटा मैं फिर आपसे कहूंगा ना कि यार एक काम करो, P क्रॉस Q में कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे गिन के बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल गिन देते हैं। P क्रॉस Q में ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर। अरे सर यहाँ 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। फिर कहूंगा बेटा एक काम करो, Q क्रॉस P में भी गिनो। तुम कहोगे चलो Q क्रॉस P में भी गिन देते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, चौथा ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर भी 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो यहां से एक बात तो समझ आई कि सर जो दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, एक P क्रॉस Q है, एक Q क्रॉस P है, दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है। कार्डिनलिटी का मतलब है कि दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। तो मैं कह सकता हूं, सेकंड पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q, कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q बोल देता हूं। कार्डिनलिटी का मतलब यही है कि कितने ऑर्डर पेयर हैं P क्रॉस Q के अंदर, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस P क्या हो जाएगा बेटा, वो भी 4 हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, क्या कार्डिनलिटी बराबर है? क्या दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी बराबर है? दोनों में ही 4-4 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? हाँ भाई, तो यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस P। ये बात बेटा याद रखनी है कि कार्डिनलिटी ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ Q क्रॉस P बेटा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ऐसा है, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B बताना, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B कोई पूछ ले, तो आप कहोगे सर देखिए इसका फॉर्मूला होता है कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B। ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई पूछ ले कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, आप बोलोगे भाई कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B। एक सवाल ले लिया जाए इस पे ना, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये है बेटा, लेट कर लेते हैं एक सेट A और सेट ए में एलिमेंट रख देते हैं 1,2 एंड बेटा एक ले लेते हैं सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ऐसे ले लिया। और पूछ रहा है हमसे फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अब अपने को जवाब देना है बेटा कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो हम कहेंगे देखो भाई एक काम करो, क्या आप मुझे कार्डिनलिटी ऑफ ए बता सकते हो, मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? आप बोलोगे हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। फिर मैं बोलूंगा बेटा क्या आप बता सकते हो कि सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है? आप बोलोगे सर सेट बी के अंदर ना 4 एलिमेंट है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा यार सेट ए की कार्डिनलिटी आप जानते हो 2 है, सेट बी की कार्डिनलिटी भी आप जानते हो 4 है। आपको निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं कहूंगा बेटा अभी अभी आपने ना फॉर्मूला पढ़ा है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी का। तो भैया ऐसा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 है इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी 4 है। 2 इंटू 4 क्या होता है 8। तो मुझे लग रहा है आपको यहां तक तो बेटा क्लियर हुआ होगा बातें जो मैंने बोली हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, आज की क्लास में ना हम सिर्फ इतना रखते हैं। मुझे लगता है इतना काफी है आज की क्लास के लिए, ठीक है। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है।
बस इतना ही मैं कहूँगा, ठीक है? और भाई ये भी एक बात है हाँ, कि आप ना जो 12th में बच्चे हैं यार, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, वो खास तौर पे बेटा पहले वीडियो से देखना चालू करें बिकॉज़ ना मैं ऐसा नहीं कि मैं 11th सिर्फ़ 11th पढ़ा रहा हूँ, ये 11th चल रहा है, 11th के बेसिक्स हैं, ये आपको 12th में काम देंगे। तो आप 11th से चालू करिए पढ़ना, 12th तक पहुँचेंगे और जो 11th वाले बच्चे हैं ना, जैसे मैं 12th में पहुँचूँगा मैं बता दूँगा कि बेटा यहाँ से जितने भी लेक्चर हैं वो सारे 12th के होने वाले हैं। तो आप वहाँ से आप चाहो तो छोड़ सकते हो वहाँ से। बाकी अगर आपका मन है कि लाओ आगे पढ़ लेते हैं, तो आपको 12th में काम ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो एक काम करते हैं क्लास को सिर्फ़ इतना रखते हैं